वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 4 फरवरी 2022। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं तेजस के बारे में। हार्डवर्क बीट्स डेस्टिनी। इस कोर्स के जरिए आप 250 से अधिक घंटों के वीडियो लेक्चर्स में अपने प्रीलिम्स 2022 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एनसीईआरटी की जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके इस कोर्स में कवर हो जाएंगे। प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी को संज्ञान में लेकर आपकी क्लासेस को प्रिपेयर किया गया है। 500 दिनों का सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स का लेक्चर इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। रेगुलर टॉपिक बेस्ड टेस्ट होंगे। 15 फुल लेंथ टेस्ट भी इसका हिस्सा है। प्रीलिम्स का स्टडी मटेरियल और डेडिकेटेड मेंटोरशिप इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इस कोर्स को अवेल करते हैं तो सीसैट के लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। इन कोर्सेज को अवेल करने के लिए आपको जाना होगा video.onlyas.in पे, या फिर आप कॉल कर सकते हैं किसी डाउट के लिए 7007931912 पे, या फिर मेल कर सकते हैं info@onlyas.com पे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सेफ्रॉन बाउल प्रोजेक्ट के बारे में। सेफ्रॉन का मतलब होता है केसर, जिसका इस्तेमाल मल्टीपल पर्पज से किया जाता है और इसकी अच्छी खासी कीमत मिल जाती है जो भी लोग इन्हें उगाते हैं। नेक्टर यानी कि नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, इन्होंने सेफ्रॉन बाउल प्रोजेक्ट के अंडर में कुछ लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया है अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में, जहां पर सेफ्रॉन कल्टीवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सामान्य अर्थों में सेफ्रॉन बाउल ऑफ इंडिया कश्मीर के कुछ हिस्सों तक कन्फाइंड है, लेकिन अब इसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी लेकर जाया जा रहा है बाय नेक्टर। पेम्पोरे रीजन, जिसे कॉमनली सेफ्रॉन बाउल ऑफ कश्मीर कहा जाता है, ये मेन कंट्रीब्यूटर रहा है भारत में केसर के उत्पादन का। इसके अलावा कुछ और भी डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर केसर का उत्पादन होता है, जैसे कि बुदगाम, श्रीनगर और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। 2020 में कश्मीर सेफ्रॉन को जीआई टैग भी दे दिया गया था, जिससे यह साबित होता है कि इस जगह की जो केसर की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जो सेफ्रॉन बाउल है वो अभी तक कश्मीर तक कन्फाइंड था, लेकिन अब धीमे धीमे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इसकी फिजिबिलिटी को इन्हेंस करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोकेशंस चूज की गई हैं। अरुणाचल प्रदेश में इनकी अच्छी ग्रोथ और जो ऑर्गेनिक सेफ्रॉन के फ्लावर्स हैं उन्हें उगाने के प्रयास किए जाएंगे। मेघालय में भी सैंपल प्लांटेशन किए गए हैं, चेरापूंजी में और मासूमी में। फर्दर लालिंग टॉप जो साइट्स हैं वहां पर, माफ कीजिएगा अगर मैं किसी साइट का नाम गलत प्रोनाउंसिएट कर रहा हूं तो। ये बातें अब नेक्टर के बारे में। नेक्टर एक ऑटोनॉमस सोसाइटी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के तहत काम करती है। ये कोशिश करते हैं कि जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज हैं उनका इस्तेमाल किया जाए और उसके जरिए हम कुछ बेहतर कर सकें। नेक्टर जो है वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का इस्तेमाल करता है बायोडाइवर्सिटी की जो कंसर्न है उन्हें एड्रेस करने के लिए, वाटरशेड मैनेजमेंट, टेलीमेडिसिन और हॉर्टिकल्चर के फील्ड में। ये हेडक्वार्टर है मेघालय के शिलोंग में और अब ये केसर की खेती में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो कुछ बेहतर आउटपुट मिल सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल खिजादिया बर्ड सेंचुरी और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में है। इन दोनों ही सेंचुरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के मौके पर रामसर साइट में इंडिया की इंक्लूड कर लिया गया है और इनके इंक्लूजन के बाद भारत में जो रामसर साइट के नंबर्स हैं वो 49 हो गए हैं। इसी दौरान नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस भी लॉन्च किया गया। एटलस में बहुत ही डिटेल जानकारी होती है जिस भी चीज़ का वो एटलस हो। सबसे पहले खिजादिया बर्ड सेंचुरी की बात करते हैं। ये बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है गुजरात में। आई रिपीट, ये लोकेटेड है गुजरात में। फ्रेश वाटर वेटलैंड है जो कि गल्फ ऑफ कच्छ के नज़दीक में है। इसे 1920 में जब एक बंद यानी कि एक बांध बनाया गया था, डाइक, जो उस समय के प्रिंसली स्टेट जो हुआ करता था नवानगर, वहां के शासक के द्वारा बनवाया गया था, ताकि जो साल्ट वाटर एंटर कर जाता है लोगों के खेतों में उसे रोका जा सके और लोगों की खेती बर्बाद ना हो। तो उसी बंद यानी कि बांध के आसपास उसे एक बेस बनाकर जो बारिश का पानी है या फिर और जो फ्रेश वाटर है वो भी इकट्ठा होने लगा और इस लिहाज से ये खिजादिया बर्ड सेंचुरी एग्जिस्टेंस में आ गई। जो सेंचुरी है वो मरीन नेशनल पार्क जामनगर का हिस्सा भी है, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया था और ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का भी पार्ट है। यहाँ पर हमें पल्लास फिश ईगल और इंडियन स्किमर, फर्दर वल्नरेबल कॉमन पोचार्ड भी मिल जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है इसी आर्टिकल का वो बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में है। ये लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन वेटलैंड है इंडिया का, जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। नॉन टाइडल है, नॉन फॉरेस्टेड मार्श लैंड है। देखिए, मार्श लैंड में बेसिकली आपको ग्रासेस मिलती हैं, इस टाइप का ये वेटलैंड होता है, ठीक है। 1980 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके आधार पर इसे बाद में इको सेंसिटिव जोन भी डिक्लेयर किया गया था, ताकि इसे प्रोटेक्ट किया जा सके। इसकी बाउंड्री से 1 किलोमीटर आगे तक का एरिया
इको सेंसिटिव जोन में आता था। यहाँ पर हमें जो स्टेट बर्ड है सारस, उसका नेचुरल हैबिटेट भी मिलता है। फर्दर 25 और स्पीसीज मिल जाती हैं सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से गुजरने वाले माइग्रेटरी बर्ड्स की। इजिप्शियन वल्चर, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, ये सब भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस की बात करें तो इस एटलस के माध्यम से हम ये देखते हैं कि डिकेडल चेंज 10 सालों में क्या बदलाव आया वेटलैंड में। इसे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो अहमदाबाद में है वो प्रिपेयर करता है। फॉर द फर्स्ट टाइम इसे प्रिपेयर किया गया था 2011 में, और अब 10 साल के बाद फिर से हम इसे प्रिपेयर करके देख रहे हैं कि भारत में वेटलैंड की स्थिति में क्या बदलाव आया है। मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ सालों में भारत ने अपने 1/3 वेटलैंड्स खो दिए हैं, जो कि काफी दुख की बात है। इस एटलस का इस्तेमाल ज्यादातर राज्य सरकारें वेटलैंड की प्रोग्रेस को या प्लानिंग को तैयार करने में करते हैं। 2015 में देखिए एक प्रश्न आया था कि अगर किसी वेटलैंड को जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का हो उसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाए, इसका क्या मतलब है। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। मैं इसका जवाब बता दूं या ना बताऊं? चलिए नहीं बताता हूं, आप इसका जवाब बताइएगा। इन चारों ऑप्शंस को पॉज करके पढ़िए और इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, जरूर से दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्कीम ऑफ असिस्टेंस टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के बारे में है। यूनियन गवर्नमेंट ने अभी इस स्कीम के कंटिन्यूएशन को बढ़ा दिया है 2021-22 से 25-26 तक। मैं आपको बता दूं कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को जो पैसा मिलता है वो इसी स्कीम के माध्यम से मिलता है। हाल फिलहाल में हमारे जो खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो हर फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे सरकार इंसेंटिवाइज्ड है और वो फंड एलोकेशन को बढ़ाना चाहती है, ना कि रोकना चाहे। तो फ्लैगशिप सेंटर सेक्टर स्कीम है, और जो भी नेशनल टीम्स दूसरे देशों में या कहीं भी जाकर गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं कंपटीशन में, उसके लिए पैसा यहीं से मिलता है। जैसे कि ओलंपिक गेम्स, पैरा ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, सभी में जो खिलाड़ी जाते हैं उसकी फंडिंग इसी स्कीम से आती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में है। देखिए, जो बजट सेशन होता है उसकी स्टार्टिंग प्रेसिडेंट की स्पीच के साथ होती है। प्रेसिडेंट अपनी स्पीच में सरकार की जो भी अचीवमेंट रही हैं पिछले साल में उन्हें हाईलाइट करते हैं। ये भी बताते हैं कि सरकार का आने वाले साल के लिए क्या प्लान है। मैं आपको एक बात और स्पेसिफाई कर देता हूं, ये जो स्पीच प्रेसिडेंट देते हैं इन्हें सरकार की ओर से ही लिख कर दिया जाता है। मतलब प्रेसिडेंट इसमें अपनी ओर से कुछ भी एड ऑन नहीं करते। इसका मतलब साफ है, उस स्पीच में कही गई किसी भी बात के लिए प्रेसिडेंट को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जब प्रेसिडेंट एक बार स्पीच दे लेते हैं तो फिर इस स्पीच को देने के लिए प्रेसिडेंट को धन्यवाद दिया जाता है। ये धन्यवाद दोनों सदन यानी कि दोनों हाउस देते हैं, और इसके लिए आता है मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स का पास होना बहुत जरूरी होता है लोकसभा में, क्योंकि अगर लोकसभा में पास नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। प्रेसिडेंट का जो एड्रेस है उसके बाद जो मोशन ऑफ थैंक्स आता है वो गवर्न होता है आर्टिकल 86, आई रिपीट, आर्टिकल 86 क्लॉज 1 और आर्टिकल 87 क्लॉज 1 के माध्यम से। और इसका आधार बनता है रूल 16 एंड 24, जो कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा में है, उससे। ये जो एड्रेस है इसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स आता है। जो रूलिंग पार्टी के एमपीज हैं वो उसे प्रपोज करते हैं, और उसके बारे में जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो अमेंडमेंट भी सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे मोशन ऑफ थैंक्स जब आएगा तो सभी लोगों को उस पर वोट करना होता है। अपोजिशन पार्टी के लिए एक मौका होता है, वो ये कहते हैं कि आपने प्रेसिडेंट की स्पीच में ये बात लिखवाई जिससे हम सहमत नहीं हैं, तो आप इस मुद्दे को, इस बात को उस स्पीच में से हटवाइए, उसके बाद हम थैंक्स बोलेंगे। ऑल्दो ये सारा प्रोसेस जो है वो स्पीच के बाद ही होता है कि आप उस डॉक्यूमेंट में से इसको हटवा दीजिए, उसके बाद हम इस मोशन ऑफ थैंक्स पे समर्थन देंगे या प्रेसिडेंट को थैंक्स बोलेंगे। अगर ये मोशन किसी भी वजह से डिफीट हो जाता है या ये पास नहीं हो पाता है तो माना जाएगा कि सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है और सरकार गिर जाएगी। सामान्य सी बात है, अगर आप मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं करवा पा रहे हैं तो आपके पास मेजोरिटी नहीं है लोकसभा में, और जो सरकार अपने प्रेसिडेंट को थैंक्स तक नहीं बोल सकती वो पूरा देश कैसे चलाएगी। एंड दैट इज द रीजन कि अगर ये पास नहीं होता है लोकसभा में, आई रिपीट, तो सरकार गिर जाती है। राज्यसभा का क्या मामला है? राज्यसभा में अगर ये पास नहीं भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे एम्बेरसमेंट होती है सरकार की। इसीलिए सरकार कोशिश करती है कि अपोजिशन पार्टी के जो भी कंसर्न्स हैं उन्हें एड्रेस कर दिया जाए और एट लीस्ट मोशन ऑफ थैंक्स दोनों ही सदनों में पास हो जाए। लोकसभा में पास होना जरूरी है, अगर नहीं पास होता है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन माना जाएगा इसे, और राज्यसभा में पास ना हो तो एम्बेरसमेंट होती है। इसीलिए सरकार अमेंडमेंट्स एक्सेप्ट करके राज्यसभा में भी इसे पास करवाने की कोशिश करती है। लिमिटेशन यही है कि मेंबर्स किसी ऐसे मुद्दे पर बात नहीं कर सकते मोशन ऑफ थैंक्स के दौरान जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे सीधे जिम्मेदार ना हो। फर्दर मोशन ऑफ थैंक्स को लेकर जो भी डिबेट होती है उसमें प्रेसिडेंट का नाम नहीं लिया जा सकता। एज आई टोल्ड यू कि प्रेसिडेंट इसमें अपनी ओर से कुछ भी नहीं बोलते, जो उन्हें लिख के दिया जाता है वो वही बोलते हैं, तो कही गई किसी भी बात के लिए वो जिम्मेदार नहीं होते। पासेज, इसका हाउस में पास होना जरूरी है। लोकसभा में अगर ये पास ना हो तो सरकार गिर जाएगी, राज्यसभा में पास ना हो
तो एम्बेरसमेंट होती है और लोकसभा में पास ना होने की स्थिति को नो कॉन्फिडेंस मोशन के इक्विवेलेंट ही माना जाएगा। मोशंस पे प्रश्न आते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन पे प्रश्न आया था 2014 के प्रीलिम्स में। पहला स्टेटमेंट यह है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं नहीं मेंशन किया गया है, और दूसरा यह है कि इसे केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। आपको बताना था कौन सा सही है कौन सा गलत। अब इसका जवाब मैं आपको बता ही देता हूं। दो के दोनों ही स्टेटमेंट जो गिवन है वो करेक्ट हैं, तो सही आंसर आपको निकल के आएगा सी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में है। परमानेंट इंडस कमीशन की मीटिंग साल में एक बार होनी चाहिए, ड्यू है, लेकिन अभी तक कोई शेड्यूल नहीं आया। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन की गई थी, जिससे इंडस नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके पानी का बंटवारा भारत और पाकिस्तान में किया गया था। इस ट्रीटी को ब्रोकर्ड किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा, मतलब इसी ने इस ट्रीटी को करवाया था। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, इस ट्रीटी में शामिल 6 नदियों की लोकेशन देखते हैं। ये है रिवर इंडस, ये है झेलम, यहां भी झेलम ही आ रही है, ये है चेनाब, ठीक है, ये है रावी, ये है ब्यास और ये है सतलुज। इनमें से 3 नदियां भारत के पास हैं, रावी, ब्यास और सतलुज। इनका एक्सक्लूसिव राइट भारत के पास है, मतलब इसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। और जो ऊपर की ये 3 नदियां हैं, जैसे कि इंडस, झेलम और चेनाब, इन 3 नदियों का पानी मिलता है पाकिस्तान को, ऑल्दो इनका भी 20% पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है, मतलब इसका एक्सक्लूसिव राइट पाकिस्तान को नहीं है, जबकि रावी, ब्यास, सतलुज के पानी का एक्सक्लूसिव राइट भारत के पास है। तो इन नदियों की लोकेशन आपने देख ली, कौन सी नदियां शामिल हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। देखिए, इसके तहत जो ईस्टर्न नदियां हैं, जैसे कि रावी, ब्यास, सतलुज, जो भारत के पास हैं, एक्सक्लूसिव यूज के लिए अवेलेबल हैं। इंडस, झेलम, चेनाब पाकिस्तान के पास हैं। इस पानी का 20% हिस्सा इंडिया नॉन कंजम्पटिव नीड्स के लिए कर सकता है, जैसे कि इरिगेशन, स्टोरेज और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, मतलब कि बिजली बनाने के लिए भी भारत इन नदियों का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि कुछ डिजाइन एंड ऑपरेशन का क्राइटेरिया है जो इस कमीशन के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। बात करते हैं इस कमीशन की। ये एक बायलैटरल कमीशन है जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों के ही मेंबर्स होते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के तहत इसे बनाया गया। इन्हें साल में एक बार मिलना होता है, एक बार इंडिया में, दूसरी बार पाकिस्तान में। इनका काम ये होता है कि दोनों ही सरकारों को कोई समस्या है अगर इस ट्रीटी के बारे में, तो उसे स्टडी करना, रिपोर्ट को जांचना। डिस्प्यूट होता है पानी की शेयरिंग को लेकर, तो उसे रिजॉल्व करना। टेक्निकल विजिट करना प्रोजेक्ट्स को लेकर जो इन नदियों पर बनाए जा रहे हैं, और 5 साल में एक बार टूर करना इन सभी नदियों के आसपास के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर, कि कहीं पानी की बंटवारे को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में है। इन बॉन्ड्स की मदद से कोई भी व्यक्ति, कोई भी कॉर्पोरेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे सकता है। एक इलेक्टोरल बॉन्ड 1213 करोड़ के बेचे गए एसबीआई के द्वारा, मतलब इतने के इलेक्टोरल बॉन्ड्स निकले हैं जो पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने के लिए किया जाता है। ये 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के मल्टीपल्स में जारी होते हैं। इनकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही इन बॉन्ड्स को बेच सकता है और कोई भी व्यक्ति इसे खरीद सकता है। जो व्यक्ति इसे खरीदता है उसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाम से खरीदा जाता है और विद इन 15 डेज उस पॉलिटिकल पार्टी को इसमें से पैसे ले लेने होंगे। मतलब एक बार ये इशू हुआ तो केवल 15 दिनों तक ही वैलिड रहेगा। ये साल में 4 बार 10 दिनों के लिए ओपन होता है खरीदने के लिए, जैसे कि जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में। सरकार चाहे तो टाइम पीरियड को बदल भी सकती है। इसे कोई व्यक्ति सिंगली खरीद सकता है या फिर ज्वाइंटली भी खरीद सकता है। ध्यान दीजिएगा कि इस बॉन्ड पे डोनर का नाम नहीं होता, मतलब ये पता नहीं चलेगा कि ये बॉन्ड किसने दिया है। ऐसा इसलिए किया गया बिकॉज कई बार डोनेशन देने के बाद मान लीजिए कोई दूसरी पार्टी जीत गई जिसको डोनेशन नहीं मिला है, तो जिन लोगों ने डोनेशन दिया है उन्हें हैरेस किया जाता है। ऐसी कोई स्थिति ना आए, इसी उद्देश्य से ऐसा किया गया। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा मामला है। रिविजन कर लेते हैं। खिजादिया बर्ड सेंचुरी राजस्थान में है, बताइए सही है कि गलत? ऑब्वियसली गलत है। अभी तो हमने पढ़ा ये गुजरात में है। स्कीम ऑफ असिस्टेंस टू नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये तो सही है भाई। मोशन ऑफ थैंक्स, अगर ये फेल होता है लोकसभा में तो सरकार गिर जाएगी, दैट्स ट्रू। इंडस वाटर ट्रीटी, वेस्टर्न रिवर्स जैसे कि इंडस, झेलम, चेनाब, ये पाकिस्तान के पास है एक्सक्लूसिव यूज के लिए, गलत है। एक्सक्लूसिव यूज के लिए नहीं है बिकॉज 20% तो पानी इंडिया यूज कर सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड, डोनर का नाम इसमें मेंशन होता है, गलत है, नहीं होता है। अनोनिमिटी मेंटेन करने के लिए ही तो इसे लाया गया है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होगा। सेशन की पीडीएफ आपको मिलेगी ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे, वहां जाइएगा, चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लगे हाथों पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवीजन करिएगा। सेशन को यहीं पे समाप्त कर देते हैं और जो सवाल पूछा था उसका जवाब कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद।